सिद्धार्थ इस वक्त अपनी चमकती हुई आंखों से शिवानी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर आज बहुत बड़ी स्माइल थी। उसके मन में इस वक्त बहुत से इमोशंस थे। इससे पहले उसके पास सिर्फ नीरजा ही थी, साथ वो अपना ईयर सेलिब्रेट करता था। अपनी फैमिली से वापस मिलने के बाद उसका हर फेस्टिवल पहले से ज्यादा बेहतर हो गया था, लेकिन सबके पास अपना अपना लाइफ पार्टनर था। सिद्धार्थ इतने वक्त तक शिवानी के बिना रहता आया था। ये न्यू ईयर उसके लिए बहुत ही खास था। उसके लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो आज न्यू ईयर पर शिवानी और अपनी बेटी के साथ है। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी किचन में ही हूँ। जरा मेरी उम्र का तो ख्याल करो। मेरे जाने के बाद तुम दोनों जो मर्जी कर सकते हो, राधा ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। तभी शिवानी को राधा की बातें सुनकर शर्म आने लगी। अब उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। ठीक है, आप दोनों खाना बनाओ, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, शिवानी ने कहा। इसके बाद वो वहां से जाने लगी। शिवानी जैसे ही किचन के दरवाजे तक पहुंची तो उसे खाने की फिक्र होने लगी। सिद्धार्थ, आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं, हमें ज्यादा खाने की जरूरत होगी। क्या तुम ये सब हैंडल कर लोगे? मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। इसके बाद शिवानी ने आगे कुछ नहीं कहा और फिर वो वहां से चली गई। इसके बाद सिद्धार्थ और राधा मिलकर सबके लिए खाना बनाने लगे। कुछ देर बाद शिवानी टेबल पर प्लेट्स लगाने लगी। सब लोग एक साथ बैठकर अंताक्षरी खेलते हुए गाने गा रहे थे। राधा एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर लाकर रख रही थी कि तभी ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छाया, लगता है तुम्हारा होने वाला दामाद तो बहुत ही टैलेंटेड है। जरा एक नजर खाने की तरफ तो देखो। मुझे तो खाने की खुशबू से ही भूख लगने लगी। जरा इस करी के कलर की तरफ देखो, ये कितनी डिलीशियस दिख रही है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे तो पकौड़े खाने हैं, शिवानी की कजन ने कहा। अब हम सब और इंतजार नहीं कर सकते। सब लोग खाने की शक्ल देखकर ही उतावले हो गए थे। इतनी सारी तारीफ सुनकर छाया और विराज का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। पहले शिवानी की हरकत की वजह से उन्हें अपने रिश्तेदारों के सामने बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। शिवानी की उम्र के बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन विराज और छाया के केस में ऐसा नहीं था। उन्होंने शिवानी के जाने के बाद अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बहुत से ताने सुने थे। थैंक यू, छाया और विराज ने अपने रिश्तेदारों से कहा। सबको इस तरह खुश होकर अपनी तारीफ करता देख छाया और विराज को लग रहा था कि अब वो सबके सामने अपना सिर ऊंचा करके चल सकती हैं। छाया के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आज बहुत खुश थी। सिद्धार्थ बहुत अच्छे से खाना बनाना जानता है, आज सुबह सारा ब्रेकफास्ट उसी ने बनाया, छाया बोली। तभी तुम बेफिक्र होकर हम सबके साथ बातें करती हुई गेम खेल रही थी, ताई जी ने मजाकिया अंदाज में कहा। शिवानी, जल्दी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ, हम सबको तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। ठीक है, शिवानी मुस्कुराते हुए बोली। जैसे ही सारा खाना टेबल पर सर्व हुआ तो सब लोग एक एक करके सारी डिशेस ट्राई करने लगे। सिद्धार्थ भी कुछ देर बाद अपने हाथ में एक बड़ा सा केक लिए वहां पहुंच गया। इसके बाद उसने अपना एप्रन उतार दिया। सिद्धार्थ ने आज एक रेड कलर का स्वेटर पहना था। उसने ब्लू डेनिम जीन्स और ब्लैक बूट्स भी पहने थे। इन कपड़ों में वो बहुत यंग और हैंडसम लग रहा था। उसकी मोटी मोटी आंखें, तीखी नाक, पतले से होंठ और मस्कुलर बॉडी को देखकर कुछ देर के लिए डाइनिंग हॉल में शांति छा गई। सिद्धार्थ को देखकर रीना के गले से खाना उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो हिचकिचाते हुए बोली, शिवानी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पॉपुलर डायरेक्टर सिद्धार्थ है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सुनकर शिवानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वो रीना के हाथ पर चूंटी काटते हुए बोली, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। सिद्धार्थ को सबसे मिलवाने से पहले शिवानी एक नजर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगी। यह है फेमस डायरेक्टर सिद्धार्थ, मेरा बॉयफ्रेंड। सिद्धार्थ इस वक्त मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देख रहा था। आज पहली बार उसे शिवानी के मुंह से ये सब सुनकर सुकून सा महसूस हो रहा था। उसे हमेशा से ही अटेंशन की कोई जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ को खुद में रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन आज उसे एक फेमस डायरेक्टर और शिवानी का बॉयफ्रेंड होने पर नाज हो रहा था। सिद्धार्थ, इनसे मिलो, ये मेरे ताया जी हैं। शिवानी धीरे धीरे सबको सिद्धार्थ से मिलवा रही थी। अपनी तेज मेमोरी की वजह से सिद्धार्थ ने बड़ी जल्दी सबके नाम और चेहरे याद कर लिए और फिर वो एक एक करके सबसे बड़े प्यार से मिल रहा था। इस वक्त उनके सारे रिलेटिव्स शॉक में थे कि तभी ताई जी ने कहा, मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। सिद्धार्थ की एज क्या है? किसे पता था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे। सच में सिद्धार्थ दिखने में बहुत यंग है। रियल लाइफ में तो ये पिक्चर से भी ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, शिवानी मुझसे कुछ साल ही बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच ज्यादा एज गैप है।
मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं हमेशा न्यूज़ देखती हूँ। मुझे पता है गोवा में तुम किस तरह शिवानी को परेशान करते थे। मैंने विहान वाले केस में भी तुम्हारी स्टेटमेंट पढ़ी थी, रीना ने कहा। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं हमेशा सारी जिंदगी शिवानी को परेशान करता रहूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ की नजरें सिर्फ और सिर्फ शिवानी पर ही थीं। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। सब लोग उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को महसूस कर पा रहे थे। तभी शिवानी सबको समझाते हुए बोली, उस वक्त जितने भी सेलिब्रिटीज और हॉलीवुड डायरेक्टर्स ने मेरा साथ दिया था, वो सब सिद्धार्थ ने करवाया था। सिद्धार्थ ने ये सब मेरे लिए किया था। मेरा सोशल नेटवर्क इतना वाइड नहीं है, मैं तो ज्यादा लोगों को जानती तक नहीं हूँ। सिद्धार्थ की वजह से ही मुझे लोगों की सपोर्ट वापस मिल पाई थी। ये सब सुनकर छाया और विराज एक बार फिर हैरान रह गए थे। वो ये सब पहली बार सुन रहे थे। जब शिवानी के फैंस और बाकी सब लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो छाया और विराज को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी रीना ने कहा, मैंने सुना है कि तुम फेमस एक्टर्स को भी जानते हो। इसका मतलब तुम बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हो। एक्चुअली मैं जब अमेरिका में था तो मैंने वहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स के साथ फिल्म बनाई थी, इसलिए मैं वहाँ के डायरेक्टर्स और एक्टर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है शिवानी। इस बार तुमने अपने लिए जो लड़का ढूंढा है वो यंग होने के साथ साथ बहुत ही केपेबल है, ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब सुनने के बाद विराज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और छाया भी अब सबसे नजरें मिला सकती थी। चलो सब खाना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ अब तुम भी बैठ जाओ, विराज ने कहा। तुम इतनी देर से सबके लिए खाना बना रहे थे, तुम थक गए होगे। कोई बात नहीं अंकल, मैं एक बार समीक्षा को देख कर आता हूँ। सिद्धार्थ जैसे ही वहां से जाने लगा कि तभी ताई जी ने कहा, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। लुक्स के मामले में तो ये उस आरव से भी 2 कदम आगे है। वैसे अभी ये बहुत यंग है, देखना कहीं ये लड़का भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। वैसे भी अच्छे दिखने वाले लड़कों को ज्यादा वक्त तक अपने पास रखना बहुत ही मुश्किल होता है। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रीना अपना सिर हिलाते हुए बोली। वैसे मैंने न्यूज में पढ़ा था सिद्धार्थ अभी उम्र में छोटा है, फिर भी उसकी मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिल चुका है। यहाँ तक कि डायरेक्टर मिलन ने भी उसकी तारीफ की। तुम्हें पता है मीडिया वाले सिद्धार्थ के बारे में क्या कुछ कहते हैं? सब लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ काबिल डायरेक्टर है और फ्यूचर में वो बहुत नाम कमाएगा। सिद्धार्थ का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पावरफुल है, कोई भी उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत तक नहीं करता। शिवानी वैसे भी लड़कों के मामले में तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। मुझे अब तुम्हारी फिक्र हो रही है, पता नहीं तुम दोनों का आगे क्या होगा। ये सब सुनने के बाद छाया और विराज भी अपना सिर हाँ में हिला रहे थे। उन्हें भी इस बात की बहुत फिक्र थी। तभी शिवानी ने कुछ देर सोचा और फिर वो हंसते हुए बोली, ये तो बहुत गलत बात है। अगर सिद्धार्थ हैंडसम है, रिच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे छोड़ देगा। उन सेलिब्रिटीज को देखो जो अपने पार्टनर्स को चीट करते हैं, उनमें से कुछ तो दिखने में इतने स्मार्ट और सुंदर भी नहीं होते। मैं मानती हूँ कि सुंदर लड़कियां देखकर अक्सर लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे अलावा किसी लड़की से ठीक से बात तक नहीं करता। हमारी इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं जो दिखने में बहुत स्मार्ट हैं और वो अपनी वाइफ्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। सुंदर दिखने की वजह से हम किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। शिवानी की बात सुनकर कुछ देर के लिए सब लोग चुप पड़ गए। वो सब शिवानी की बात से सहमत थे। तभी रीना ने धीमी आवाज में ताई जी से कहा, मॉम मैं आपके सिलेक्ट किए हुए लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। वो दिखने में बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी अब सिद्धार्थ जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। रीना तुम्हें उस लड़के के साथ डेट पर जाना ही होगा। मैं उस लड़के की फैमिली से बात कर चुकी हूँ, ताई जी ने गुस्से से कहा। वैसे अगर तुम्हें सिद्धार्थ जैसा हैंडसम और केपेबल लड़का मिल गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन क्या तुम ऐसा लड़का ढूंढ पाओगी? रीना ये सब सुनकर चुप पड़ गई। तभी सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। खाना खाने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर दोबारा अंताक्षरी खेलने लगे। शिवानी भी समीक्षा को अपनी गोद में लेकर सबके साथ बैठ गई। सिद्धार्थ को एक तरफ अकेला बैठा देख शिवानी उसे सबके पास ले आई। एक तरफ विराज के साथ घर के सभी बड़े मेल मेंबर्स बैठे थे। सिद्धार्थ भी उनके पास आकर बैठ गया। सब लोग एक साथ एंजॉय कर रहे थे। जब भी विराज गाने के बीच में अटकता तो सिद्धार्थ उसकी मदद करने लग पड़ता। ये देखकर शिवानी की कजन ने कहा, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ताकि तुम अपने होने वाले फादर इन लॉ का दिल जीत सको। अगर मैं ये सब जानबूझकर भी कर रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये सुनकर विराज हंसने लगा। आज वो बहुत अच्छे मूड में था। सिद्धार्थ सच में बातें करने में बहुत माहिर था। उसने थोड़ी ही देर में सबका दिल जीत लिया। वो हर मायनों में आरव से कई गुना बेहतर है। सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सिद्धार्थ के हाथों के बने हुए स्नैक्स और डिजर्ट खाते हुए गेम खेल रहे थे। इसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए।
रात को शिवानी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर टीवी देख रही थी और यहाँ दूसरी तरफ सिद्धार्थ समीक्षा के साथ खेलने में बिजी था। अब समीक्षा उसे पहचानने लगी थी। वो उसके साथ एक दिन में ही बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। ये सब तो होना ही था क्योंकि सिद्धार्थ उसका बायोलॉजिकल फादर जो है। यहाँ दूसरी तरफ तनुजा आज बहुत बिजी थी, इसलिए उसे शिवानी को फोन करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए वो शिवानी को फ्री होकर फोन करते हुए बोली, हैप्पी न्यू ईयर शिवानी, तुम इस वक्त अपने घर पर हो ना? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तनुजा। फोन पर बात करते हुए शिवानी थोड़ी देर के लिए सबसे दूर चली गई। क्या तुम अरमान के साथ उसके घर पर हो? हाँ, मॉम डैड न्यू ईयर पर अमेरिका गए हैं और सिद्धार्थ अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने गया है। न जाने सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड कब बन गई, वो कभी उसे हमसे मिलवाने घर ही नहीं लाया। मॉम कह रही थी कि वो जल्दी उस लड़की से शादी करने वाला है। मुझे तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब सुनकर शिवानी सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ इस वक्त समीक्षा के साथ खेलने में मग्न था। ये तो बहुत अच्छी बात है, सिद्धार्थ को भी उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। तुम फिक्र मत करो, उसे वो तुमसे मिलवाने जल्द ही लाएगा। ये सुनकर तनुजा हंसते हुए बोली, पता है डैड कह रहे थे कि सिद्धार्थ उस लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उससे इस साल शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। उस लड़की में जरूर कोई तो बात है जो सिद्धार्थ जैसा लड़का इतना बदल गया है। अब शिवानी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, क्या दीपिका इस न्यू ईयर पर अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाई? अंशुमन भी सबसे मिलने घर आया हुआ है। वो दीपिका के पीछे पीछे हर जगह पहुंच जाता है। दीपिका भी जल्दी अंशुमन की फैमिली से मिलने वाली है। वो दोनों इस साल शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, शिवानी ने कहा। हाँ, लेकिन अरमान और डैड दीपिका को लेकर थोड़े परेशान हैं। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तनुजा और शिवानी करीब 20 मिनट तक एक दूसरे से बातें करती रहीं। तभी अरमान ने तनुजा को किसी काम के लिए अपने पास बुला लिया, इसलिए तनुजा ने शिवानी को बाय कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद शिवानी जैसे ही वापस सबके पास आने लगी तो सिद्धार्थ समीक्षा को गोद में लिए उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। तुम इतनी देर किससे बात कर रही थी? सिद्धार्थ ने शिवानी को घूरते हुए कहा। तुम्हारी बहन से, और किससे? इतना कहकर शिवानी मुस्कुराई और फिर उसने समीक्षा को अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद वो समीक्षा के माथे को चूमते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या तुमने आज अपनी मॉम डैड को कॉल किया था? हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, वो लोग कुछ दिन वहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारी मॉम डैड बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। सब लोग छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन मुझे दोबारा काम शुरू करना पड़ेगा। क्या तुम अब तनुजा के पास जाकर रहोगे? वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ दिन तुम्हारे घर पर रुक जाऊं। सिद्धार्थ ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा। ये सुनकर शिवानी हैरान हो गई। सिद्धार्थ उसके जाने के बाद भी उसके घर रुकने के लिए तैयार था। सिद्धार्थ तो बहुत ब्रेव है। सब जानते थे कि छुट्टियों में न्यू ईयर के बाद शिवानी के घर गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। उसके वहां होने से बहुत से गेस्ट को ऑकवर्ड भी फील हो सकता है। शिवानी, मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात हो गई है। मैंने उन्हें कह दिया है कि आज नहीं तो कल मैं उनका दामाद बन ही जाऊंगा। इसलिए मुझे तुम्हारे परिवार में घुलने मिलने में ज्यादा वक्त चाहिए, और वैसे भी तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ वक्त बिताऊं। सिद्धार्थ ने कहा। और मुझे अपनी नन्ही परी की देखभाल भी करना तो सीखना है। शादी के बाद मैं समीक्षा को प्रिंसेस की तरह अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। मैं समीक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। खुशी की बात तो यह है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात के लिए मान गए हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवानी चुप पड़ गई। उसके पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। शिवानी को लगा था कि सिद्धार्थ अपने अकड़ू बिहेवियर की वजह से उसकी फैमिली के साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। किसे पता था कि वो इतनी जल्दी सबको इस बात के लिए मना लेगा। तुम मेरे बिना यहाँ रुकने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है? शिवानी ने फिक्र करते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करें। सिद्धार्थ अब शिवानी की आंखों में देख रहा था। वो दोनों अब एक दूसरे में कहीं खो से गए। ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया हो। रात को फायर क्रैकर्स की रोशनी से आसमान जगमगा रहा था। इसके बाद वो दोनों सबके साथ आकर बैठ गए। छाया और विराज अक्सर जल्दी सो जाते हैं, लेकिन शिवानी और सिद्धार्थ की वजह से उन्होंने जल्दी सोने का प्लान कैंसिल कर दिया। सबका ध्यान इस वक्त टीवी पर था। डैड, आपको पता है सिद्धार्थ भैया कहाँ हैं? मुझे उनके साथ कार से खेलना है। अचानक शिवाय अपने हाथ में कार लेकर आया और बोला। विराज इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो सिद्धार्थ यहीं था, शायद वो बाथरूम गया होगा। शिवानी का सारा ध्यान समीक्षा पर था। उसे भी नहीं पता था कि सिद्धार्थ कहाँ है। शिवाय, सोने का वक्त हो गया है, तुम कल अपने नए खिलौने से खेल लेना। छाया ने कहा। नहीं मॉम, मुझे अभी खेलना है। शिवाय ने जिद करते हुए कहा। ठीक है, यहीं रुको, मैं सिद्धार्थ को तुम्हारे साथ खेलने के लिए कह देती हूँ। छाया आगे बोली। इसके पहले कि शिवाय कुछ कह पाता, अचानक गार्डन से पटाखों का शोर आने लगा। भैया, मेरे बिना ही पटाखे जलाने लग गए, शिवाय ने कहा।
शिवाय उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, छाया ने कहा। तभी शिवाय भागता हुआ गार्डन में पहुंच गया। वहां का नजारा देख वो हैरान रह गया था। गार्डन में चारों तरफ कैंडल्स जल रही थीं। पटाखों की वजह से आसमान इस वक्त किसी कलरफुल रेनबो की तरह लग रहा था। सबकी आंखें रोशनी की वजह से चमक रही थीं। ये सब देखकर लग रहा था मानो नया साल उन सबकी जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां लाने वाला था। शिवानी, विराज और छाया भी घर से बाहर गार्डन में आ गए। वो सब भी इस वक्त हैरान थे। दीदी वो देखो भैया, शिवाय ने गार्डन में खड़े सिद्धार्थ की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस वक्त गार्डन में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली थी। बर्फ के ऊपर रेड कैंडल से एक बहुत बड़ा हार्ट बना हुआ था। सिद्धार्थ के एक हाथ में रिंग और दूसरे हाथ में बुके था। वो वहां उस बड़े से हार्ट के अंदर खड़ा था। सिद्धार्थ अपनी चमकती हुई आंखों से शिवानी की तरफ ही देख रहा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शिवानी से ज्यादा इस वक्त उसके परिवार वाले हैरान थे। राधा आंटी समीक्षा को दरवाजे पर लिए खड़ी थीं। वो इस वक्त सिद्धार्थ की तरफ देख रही थीं। सिद्धार्थ ने जैसे ही समीक्षा के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल पिघल गया। छोटी उम्र में सिद्धार्थ ने बहुत कुछ सहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन उसकी लाइफ में इतनी जल्दी आ जाएगा। अब सिद्धार्थ को अपनी लाइफ कंप्लीट लगने लगी। अब उसका भी एक छोटा सा परिवार है। अंकल आंटी, मैं यहाँ आज सबके सामने शिवानी को प्रपोज करना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही आसमान में पटाखे फूटने लगे। इसके बाद सिद्धार्थ अपने हाथ में रिंग लिए शिवानी के पास आकर खड़ा हो गया। वो शिवानी को प्रपोज करने के लिए बर्फ में घुटनों के बल बैठ गया। मुझे पता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स को इसकी उम्मीद तक नहीं होगी। तुमने भी सोचा नहीं होगा कि मैं आज ऐसा कुछ करूंगा। अब जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो मैं सबके सामने अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। शिवानी, भले ही मैं उम्र में तुमसे छोटा हूँ, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। मैं तुम्हारा और समीक्षा का सारी उम्र ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ मिलकर अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा और ना ही तुम्हें धोखा दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर शिवानी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। ये कोई छोटा मोटा सरप्राइज नहीं था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी विराज ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, तुम दोनों अभी बहुत यंग हो। अक्सर प्यार में लोग इसी तरह सारी उम्र एक साथ रहने का वादा करते हैं। तुम जो कह रहे हो, क्या तुमने उसके बारे में एक बार सोचा है? तुम अपनी सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ बिताना चाहते हो। ये कोई 1 या 2 साल की बात नहीं है। सारी जिंदगी एक साथ रहना कोई मजाक नहीं है। शादी के बाद सिर्फ प्यार से ही घर नहीं चलता। अंकल, मैं आपकी बात समझता हूँ, सिद्धार्थ ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। ठंड की वजह से अब उसके हाथ पैर जमने लगे थे। जब मेरे मॉम डैड यंग थे तो उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन वो बहुत ही जल्द एक दूसरे से अलग भी हो गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। शादी में सिर्फ प्यार का होना ही काफ़ी नहीं है। हमें अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना होता है। लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। हमें शादी के बाद एक दूसरे का ख्याल रखना आना चाहिए। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मेरी कही हर बात सच है। पहले मैं इस बात से अनजान था कि समीक्षा मेरी बेटी है। शिवानी, मुझे पहले लगता था कि तुम्हारे बेबी का डैड आरव है। ये कहते हुए सिद्धार्थ थोड़ा हिचकिचा रहा था। जब भी मैं इस बारे में सोचता था मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी। मैं तुमसे नफरत करने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुद को तुम्हारे नज़दीक आने से नहीं रोक पाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ता रहता था, लेकिन उस झगड़े में कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ था। ये जानने के बाद भी कि तुम किसी और के बच्चे की माँ बन चुकी हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता था। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि समीक्षा मेरी बेटी है तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज सिर्फ एक दिन तुम्हारे और समीक्षा के साथ बिताने के बाद मुझे कंप्लीट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन या गोल मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कि एक आदमी अपनी सारी जिंदगी इतना हार्ड वर्क क्यों करता है। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करता है। सिद्धार्थ की कही एक एक बात शिवानी के दिल और दिमाग में गूंज रही थी। आज उसने पहली बार सिद्धार्थ के मुंह से ऐसी बातें सुनी थीं। आज जाकर उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसके लिए क्या फील करता है। सिद्धार्थ की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो सच कह रहा है। पहले उसे पता नहीं था कि समीक्षा उसकी बेटी है, लेकिन फिर भी वो हमेशा शिवानी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने शिवानी को मुश्किल में देखकर हमेशा उसकी मदद की है। शिवानी तो सोच भी नहीं सकती कि जितने वक्त तक उसने सिद्धार्थ से ये सब छुपा कर रखा था, तब तक सिद्धार्थ कितने दर्द में था। सिद्धार्थ ने बहुत कुछ सहा है। वो जब भी शिवानी के बच्चे के बारे में सोचता था तो उसे बहुत बुरा फील होता था।
अगर कोई आदमी किसी और आदमी के बच्चे को अपनाने को तैयार हो जाए तो इसका मतलब वो उस लड़की से सच्चा प्यार करता है। अब सिद्धार्थ के पैर सुन्न पड़ने लगे थे। वो वहाँ बर्फ में बहुत देर से घुटनों के बल बैठा था। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ ने आगे कहा, अंकल आंटी, अगर आप दोनों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। शिवानी और मुझे मिले अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन एक ना एक दिन तो आपकी बेटी को शादी करनी है। आप मुझे परखने के लिए जितना टाइम लेना चाहते हो उतना ले सकते हैं। वैसे भी आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। क्या आप दोनों मुझे एक चांस दे सकते हो? ये सब सुनकर छाया विराज की तरफ देखने लगी। विराज, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? छाया ने पूछा। तभी विराज सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम्हारे डैडी इस बात के लिए मान गए हैं? क्या तुम्हारे पास मेरी बेटी के साथ रहने के लिए घर है? शादी के बाद तुम दोनों किस शहर में रहोगे? क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? मेरे पेरेंट्स मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अगर वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो मैं यहाँ आपके परिवार के साथ इसी शहर में रहने को तैयार हूँ। ये सब सुनकर शिवानी हैरान रह गई। इसके बाद सिद्धार्थ ने आगे कहा, और रही बात रहने की, तो हमारा अपना बहुत बड़ा विला है, हम वहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन शिवानी जहाँ कहेगी मैं वहाँ रहने को तैयार हूँ। मुझे तो बस शिवानी का साथ चाहिए। अब सिद्धार्थ की मीठी मीठी बातें सुनकर शिवानी को उस पर प्यार आने लगा। शिवानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ देख रहा था। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए पनीर टिक्का, चिकन विंग्स भी बनाया करूँगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें रात को अपने हाथों से स्नैक्स बनाकर खिलाने को तैयार हूँ। हम लोग बाहर आइसक्रीम और कुल्हड़ वाली चाय पीने जाया करेंगे। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और समीक्षा को हमेशा खुश रखूंगा। आइसक्रीम का नाम सुनकर शिवाय के मुंह में पानी आने लगा। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। मैं भी आइसक्रीम खाने आपके साथ जाया करूंगा। सिद्धार्थ ये सुनकर चुप पड़ गया। शिवानी शिवाय की बात सुनकर हंस रही थी। सिद्धार्थ ने अपना वेडिंग प्रपोजल जैसा प्लान किया था, वो वैसा नहीं जा रहा था। सिद्धार्थ के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। शिवाय के मन में जो भी आता है वो बिना सोचे समझे बोल देता है। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। तभी छाया ने शिवाय का कान पकड़कर खींचते हुए कहा, शिवाय चुप रहो, तुम बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते। मॉम, लेकिन मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, शिवाय ने उदास होते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर शिवानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और फिर वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, शिवाय, अगर मैंने शादी के लिए हाँ कह दी तो मैं सिद्धार्थ से कहकर तुम्हारे लिए रोज आइसक्रीम और अच्छी अच्छी चीजें मंगवाया करूंगी। इसका मतलब शिवानी की हाँ है? ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक सी आ गई। विराज भी चुपचाप वहीं खड़ा ये सब सुन रहा था। शिवानी, विराज ने कहा, डैड, मैं जानती हूँ कि आपको अभी सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। ये कहते हुए शिवानी विराज की आंखों में देख रही थी। मैंने आरव की वजह से आपको और मॉम को बहुत हर्ट किया है। यहाँ तक कि मैंने बेबी को इस दुनिया में लाने की जिद की और आपको मुश्किल में डाल दिया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि सिद्धार्थ मुझे बहुत प्यार करता है। भले ही वो मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब सिद्धार्थ सब कुछ बहुत ही मैच्योरली हैंडल करता था। ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सिद्धार्थ ने कई बार मुझे बुरे लोगों से बचाया है। ये मेरी नज़रों में बहुत ही टैलेंटेड और केपेबल लड़का है। जब मैं छोटी थी तो आरव की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन सिद्धार्थ से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि मैं उस वक्त कितनी नासमझ थी। उस वक्त मुझे प्यार का असली मतलब नहीं पता था। तब मैं नहीं जानती थी कि एक लड़की को लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि सिद्धार्थ परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा बचपना है। मैंने देखा है कि सिद्धार्थ बहुत जल्दी जेलस फील करने लगता है और इसका गुस्सा भी बहुत खराब है। इसके अलावा सिद्धार्थ में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से मैं उसे नापसंद करूं। सिद्धार्थ ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अपनी कमियों पर काम करेगा। अब मुझे लगता है कि परफेक्ट मैच जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें बस अपने पार्टनर को अच्छे से समझना। मोहम्मद, शादी के बाद भी आप लोगों में अक्सर झगड़े। इस वक्त अपनी चमकती हुई आंखों से कमियों पर काम की तरफ देख रहा था। मुझे लगता है कि परफेक्ट मैच जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें बस अपने पार्टनर को अच्छे से समझना आना चाहिए। मॉम डैड, शादी के बाद भी आप लोगों में अक्सर झगड़े हो ही जाते हैं। मुझे लगता है जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं सारी जिंदगी सिद्धार्थ के साथ ही रहूंगी या फिर वो मुझे सारी उम्र ऐसे ही प्यार करता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ के आने वाले सारे साल सिद्धार्थ के साथ बिताना चाहती हूँ, शिवानी आगे बोली। शिवानी की बातों ने विराज और छाया का दिल छू लिया। सिद्धार्थ भी शिवानी की बात सुनकर इमोशनल हो गया। उसके दिल की धड़कन अब बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब जब तुमने मन बना ही लिया तो तुम्हारे डैड और मैं क्या कह सकते हैं, छाया ने कहा। वो अब और कह भी क्या सकती थी। उन्होंने दोनों को बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया।
अब सिद्धार्थ और शिवानी की एक बेटी है। एक ही दिन में सिद्धार्थ ने सबका दिल जीत लिया था। सिद्धार्थ सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आया था। इतना ही नहीं बल्कि छाया और विराज को सिद्धार्थ की कई बातों पर अब यकीन होने लगा था। छाया तो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी। सिद्धार्थ ने उन सबका दिल जीतने के लिए खाना तक बनाया था। ये देखकर अब वो दोनों ये तो समझ गए थे कि जब कभी शिवानी की तबीयत खराब होगी तो सिद्धार्थ उसे खाना बनाकर खिला सकता है और घर के बाकी काम भी आसानी से कर सकता है। सिद्धार्थ ने जरूर बचपन में ये सब सीखा होगा। इसके साथ ही सिद्धार्थ एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। उसका फ्यूचर ब्राइट है और उसे बुरी आदत भी नहीं है। सिद्धार्थ, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे, विराज उसे वार्न करते हुए बोला। अगर तुमने मेरी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैं अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत होता नहीं देख सकता हूँ। एक बात और, शिवानी बेटा, भले ही तुम अपना लाइफ पार्टनर चुन चुकी हो, लेकिन तुम्हें खुद भी इंडिपेंडेंट बनना होगा। तुम्हें हमेशा की तरह मेहनत करते रहना होगा, विराज ने शिवानी को सलाह देते हुए आगे कहा। थैंक यू डैड, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा। चलो जल्दी से शिवानी को रिंग पहनाओ, नहीं तो बर्फ में तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। सिद्धार्थ को अपनी जगह से हिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बाहर बहुत ठंड थी, ऊपर से वो अपने घुटनों के बल बर्फ में खड़ा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, शिवानी क्या तुम प्लीज मेरे पास आ सकती हो? मेरे दोनों पैर सुन्न पड़ गए हैं। ये सुनकर शिवानी चुपचाप सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई। ये मूवमेंट बहुत ही फनी था, लेकिन हंसी के साथ साथ उसे सिद्धार्थ के लिए बुरा लग रहा था। वो जैसे ही सिद्धार्थ की मदद करने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर बड़े प्यार से उसकी उंगली में रिंग पहना दी। इसके बाद सिद्धार्थ ने शिवानी को गले से लगा लिया, फिर उसके माथे को चूम दिया। उसे शिवानी को किस करने का बहुत मन कर रहा था, पर अफसोस शिवानी के पेरेंट्स सामने ही खड़े थे, इसलिए उसे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ा। अभी न्यू ईयर खत्म होने में 2 मिनट बाकी थे। ये देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए शिवानी से कहा, हैप्पी न्यू ईयर शिवानी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के साथ साथ बाकी सब लोग भी अपने अपने रूम्स में वापस चले गए। यहाँ गेस्ट रूम में नींद ना आने की वजह से सिद्धार्थ लगातार करवटें बदल रहा था। उसने अभी शिवानी को शादी के लिए प्रपोज किया है। वो अब शिवानी का होने वाला मंगीतर है, और तो और इसके लिए शिवानी के पेरेंट्स ने भी उन दोनों को अपना आशीर्वाद दे दिया है। सिद्धार्थ बस अब जल्द से जल्द शिवानी को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। आज भी उसे गेस्ट रूम में अकेले ही सोना पड़ रहा था। उसे शिवानी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और शिवानी को मैसेज करते हुए लिखा, क्या तुम अभी जाग रही हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही। तभी शिवानी ने झट से रिप्लाई करते हुए लिखा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज शिवानी ने सिद्धार्थ को शादी के लिए हाँ कर दी। इस वक्त वो भी बहुत खुश थी। जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? फिर हम दोनों एक साथ आराम से सो सकते हैं, सिद्धार्थ ने लिखा। ये पढ़कर शिवानी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी सिद्धार्थ ने दोबारा लिखा, शिवानी, जब से मैं तुम्हारे घर आया हूँ तब से मैंने तुम्हें किस तक नहीं किया, और आज तो हमारे लिए इतना स्पेशल दिन है। क्या हम... सिद्धार्थ चुप रहो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समीक्षा मेरे बगल में ही सो रही है, शिवानी ने लिखा। शिवानी, मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगा। सिद्धार्थ, अगर डैड को पता चल गया वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शिवानी प्लीज मान जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने लिखा। मुझे अब नींद आ रही है, शिवानी ने सिद्धार्थ को रिप्लाई करते हुए लिखा। शिवानी का ये मैसेज पढ़कर सिद्धार्थ चुप पड़ गया। वो यूं ही कुछ देर अपने फोन की तरफ देखता रहा। आज उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, पर अब वो करता भी क्या, शिवानी ने तो उसे साफ मना कर दिया था। अगले दिन सब लोग दोपहर के वक्त दादी माँ के घर चले गए। दादी माँ के घर पहुंचते ही सब लोग एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो गए, इसलिए शिवानी समीक्षा और सिद्धार्थ को अपने साथ वॉक पर बाहर ले आई। इस शहर से शिवानी के बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी थी। कुछ देर बाद रास्ते से गुजरते हुए शिवानी को अपना स्कूल दिखाई दिया। सिद्धार्थ, वो देखो, वो रहा मेरा स्कूल, मैं बचपन में यहाँ पढ़ने आया करती थी, शिवानी ने कहा। अगले ही पल सिद्धार्थ ने एक नजर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखा। शिवानी का स्कूल एक परफेक्ट लोकेशन पर बना था। वहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए शिवानी से कहा, क्या तुमने अपनी सारी पढ़ाई इसी स्कूल से की है? नहीं, मैंने अपनी स्कूलिंग कसौली के एक स्कूल से कंप्लीट की, शिवानी सिद्धार्थ को समझाते हुए बोली। वैसे मेरा होम टाउन है, यहाँ पीछे ही हमारी एक फैक्ट्री भी है, वहीं से हमारा कारोबार चलता है। मेरे पेरेंट्स का पॉटरी का बिजनेस है, वो यहाँ पर ही सारा सामान बनाकर देश के अलग अलग कोनों में भिजवाते हैं। जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने कसौली में भी एक घर बनवा लिया।
मॉम डैड काम के अकॉर्डिंग कभी यहाँ तो कभी कसौली में रहते हैं। कभी कभी उन्हें काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। वैसे वो फैक्ट्री बहुत कम आते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी वर्कर्स रख लिए हैं। अब मेरे चाचा जी ही फैक्ट्री को देख रेख करते हैं। शिवानी, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा पॉटरी मेकिंग का बिजनेस है, सिद्धार्थ पानी के गावे बोला। अब मैं समझा तुम ऐसी क्यों हो। ऐसी मतलब? शिवानी ने पूछा। तुम्हें फेम और पैसों का कोई लालच नहीं है, सिद्धार्थ शिवानी की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया है। मॉम डैड चाहते थे कि मैं पढ़ाई करने के बाद उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में था। अब सब बिल्कुल ठीक हो गया है, सिद्धार्थ समीक्षा की तरफ देखते हुए बोला। समीक्षा इस वक्त शिवानी की गोद में थी। उसने बहुत सारे मोटे मोटे कपड़े पहने थे। सिद्धार्थ को खुद से बातें करता देख समीक्षा खिलखिलाते हुए अपने हाथ पैर हिला रही थी। शिवानी, क्या तुम कल जा रही हो? इसका मतलब मैं रात को चुपके से तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ ने शिवानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर अचानक शिवानी के गाल शर्म से लाल पड़ने लगे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और शिवानी शर्माते हुए बोली, ठीक है। आज पहली बार उन तीनों का एक छोटा सा परिवार एक साथ वॉक पर निकला था। कुछ वक्त एक साथ बिताने के बाद वो लोग घर वापस आ गए। रात को सब गहरी नींद में सो गए। सुबह के 2 बज रहे थे। चारों तरफ शांति छाई थी कि तभी शिवानी ने धीरे से अपने रूम का दरवाजा खोला और सिद्धार्थ बिना कोई आवाज किए उसके रूम के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने झट से शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसे गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। शिवानी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। सिद्धार्थ इस वक्त थोड़ा मायूस लग रहा था। ये साल मेरे लिए बहुत बिजी होने वाला है। मुझे टूर के लिए जाना ही होगा। मुझे नए साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद शिवानी ने अपने दोनों हाथ सिद्धार्थ के गालों पर रखते हुए आगे कहा, तुम यहाँ अपनी नन्ही सी गुड़िया के साथ मजे करना। हाँ ठीक है, तुम देखना, मैं समीक्षा को तुम्हारी याद तक नहीं आने दूंगा, सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा। इसके बाद वो शिवानी के गुलाबी होंठों की तरफ देखने लगा। वो जब से शिवानी के घर आया था उन दोनों ने एक साथ अकेले में ठीक से वक्त तक नहीं बिताया था। वो दोनों वहाँ एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि छाया और विराज बहुत स्ट्रिक्ट थे और शिवानी ज्यादातर समीक्षा के साथ रहती थी। इस वक्त बाकी घर वाले आराम से सो रहे थे। अब सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और शिवानी को किस करने लगा। इसके बाद वो जैसे ही बेड की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ समीक्षा सो रही है। उसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। समीक्षा बेड के बिल्कुल बीचों बीच सो रही थी। रूम में इधर उधर देखने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा उदास हो गया और बोला, शिवानी तुम्हारा कमरा कितना छोटा है, यहाँ पर सोफा तक नहीं है। सिद्धार्थ, जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मॉम डैड ने तब इस रूम को रेनोवेट नहीं करवाया है और वैसे भी छोटे बच्चों के रूम में सोफा कौन रखता है, शिवानी ने धीमी आवाज में कहा। अब सिद्धार्थ के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसने इधर उधर देखा और फिर शिवानी को खिड़की के पास रखे स्टडी टेबल पर बिठा दिया। इसके बाद उसने सारे कर्टन्स लगा दिए। अब रूम में चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तुम ये क्या कर रहे हो, शिवानी ने कहा। पहले उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही उसने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, वो हैरान रह गई। शिवानी, अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, सिद्धार्थ उसे दोबारा किस करते हुए बोला। अचानक अंधेरे में शिवानी सिद्धार्थ से दूर हो गई। शिवानी को ऐसा करते देख सिद्धार्थ ने उससे कहा, शिवानी तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि किसी दिन हम दोनों इस तरह तुम्हारे घर पर एक साथ एक रूम में होंगे। तुम इस टेबल पर रोज पढ़ाई करती थी, है ना? क्या तुम रात को इस टेबल पर बैठकर आरव के सपने देखा करती थी? सिद्धार्थ, बच्चों जैसी बातें मत करो। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने शिवानी को ढूंढ लिया और फिर वो उसे पूरी शिद्दत से प्यार करने लगा। वैसे सिद्धार्थ सही कह रहा था। शिवानी अक्सर स्कूल के आने के बाद वहाँ बैठकर आरव के सपने देखा करती थी। आरव उसका पहला प्यार था। आज शिवानी को बीते दिनों की याद कर खुद पर हंसी आ रही थी। शिवानी इस वक्त अपने ही ख्यालों में खोई थी और यहाँ दूसरी तरफ सिद्धार्थ उसे प्यार करता जा रहा था। शिवानी अपने ख्यालों से बाहर आई और फिर उसने सिद्धार्थ की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वो इस पल को जीना चाहती थी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने शिवानी को गोद में उठाकर बेड की एक तरफ लिटा दिया, फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब तुम आराम से सो सकती हो। इसके बाद सिद्धार्थ जैसे ही बेड की दूसरी तरफ लेटने के लिए आगे बढ़ा तो शिवानी ने कहा, वैसे तुम अपने रूम में कब वापस जाओगे? शिवानी को अब नींद आने लगी थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जब तुम सो जाओगे उसके बाद चला जाऊंगा। ये सुनकर शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर में ही वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह छाया के दरवाजा खटखटाने की आवाज से शिवानी की नींद खुल गई। शिवानी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फ्लाइट 11 बजे की है,
तुम्हें जल्दी एयरपोर्ट जाना होगा, 9 बज चुके हैं, छाया ने कहा। ठीक है मॉम, शिवानी झट से बोली। इसके बाद उसने एक नज़र अपने रूम की तरफ देखा। कल रात शिवानी का हाथ लगने की वजह से लैंप जमीन पर गिर गया था। रात को टेबल पर बुक्स भी इधर उधर फैली थीं, लेकिन इस वक्त सब कुछ अपनी जगह पर था। रूम बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर शिवानी को थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा। रेडी होने के बाद वो समीक्षा को गोद में लिए रूम से बाहर आ गई। सिद्धार्थ इस वक्त बहुत अच्छे मूड में था। वो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था। जब शिवानी उसके बगल वाली चेयर पर आकर बैठी, वो धीमी आवाज में बोला, देखा आज मैं तुमसे पहले उठ गया। उसकी बात सुनने के बाद शिवानी बेरुखी से बोली, समीक्षा सुबह 5 बजे रो रही थी, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई। शिवानी की बात सुनकर सिद्धार्थ चुप पड़ गया। ब्रेकफास्ट के बाद शिवानी ने समीक्षा को गले से लगा लिया। उसने सबको बाय कहा। फिर वो सिद्धार्थ से बोली, सिद्धार्थ क्या तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। समीक्षा से दूर जाने का ख्याल उसे बार बार परेशान कर रहा था। कमियों पर काम करेगा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है कि परफेक्ट छुट्टियों में समीक्षा को तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। हमें बस, और अगर तुम चाहो तो जब भी तुम्हारा ये टूर खत्म हो, मैं समीक्षा को हमारे साथ रहने के लिए ला सकता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो जल्द ही दोबारा समीक्षा से मिलना चाहती थी। वो चाहती थी कि समीक्षा जल्दी से बड़ी होकर अपने पैरों पर चलने लगे, ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। शिवानी, हमें जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, सिद्धार्थ ने आगे कहा। उसकी बात सुनकर शिवानी चुप पड़ गई। क्या प्रपोजल के बाद सिद्धार्थ और शिवानी जल्द ही शादी करने वाले हैं? जब शिवानी ने सिद्धार्थ की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ ने आगे कहा, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? जब समीक्षा बड़ी हो जाएगी और उसे पता चलेगा कि उसके पेरेंट्स की अब तक शादी ही नहीं हुई है, तो जरा सोचो उसे कैसा लगेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर शिवानी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए, शिवानी जैसे ही कार से बाहर निकली तो उसका चेहरा सिद्धार्थ की किसकी वजह से लाल पड़ चुका था। सिद्धार्थ, अगर घर पर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो तुम वापस अपने घर चले जाना। माना मेरी मॉम के साथ तुम घुल मिल गए हो, लेकिन तुम डैड का नेचर तो जानते ही हो। ठीक है शिवानी, तुम मेरी फिक्र मत करो, ध्यान से जाना और मुंबई पहुंचकर मुझे फोन जरूर कर देना। शिवानी एक टीवी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा मुंबई जा रही थी। इसके बाद उसे अपने म्यूजिक टूर के लिए डांस प्रैक्टिस भी करनी थी। आने वाले 3 महीने उसके लिए बहुत ही हेक्टिक और बिजी होने वाले थे। जाते जाते शिवानी को सिद्धार्थ की बहुत फिक्र हो रही थी। न जाने वो सिद्धार्थ को अपने घर पर रोककर सही कर रही है या नहीं। अब उसने मन बना लिया था कि वो सिद्धार्थ को रोज फोन किया करेगी। शो की शूटिंग होने के कुछ दिन बाद जैसे ही एपिसोड टीवी पर आया तो उसमें शिवानी एक यंग सिंगर के साथ हाथों में हाथ डाले स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। ये देखने के बाद विराज ने उसे फोन किया और कहा, शिवानी याद रहे अब तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मैं मानता हूँ कि ये तुम्हारा काम है और तुम सिर्फ परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ज़रा सोचो जब सिद्धार्थ ये शो देखेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। डैडी, ये सिर्फ मेरे काम का एक हिस्सा है। आप जानते ही हैं परफॉर्मेंस के दौरान अक्सर ये सब करना पड़ता है, शिवानी ने कहा। शिवानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज को हुआ क्या है। उसे लग रहा था कि शायद उसने विराज के मुंह से कुछ गलत सुन लिया हो। शिवानी, पहले बात और थी, अब चीजें बदल चुकी हैं। पहले मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, विराज ने झट से कहा। ये सुनकर शिवानी अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, दादा आप सिद्धार्थ की साइड कब से लेने लग गए? जब शिवानी घर से मुंबई के लिए जा रही थी तो उसे यही चिंता सताई जा रही थी कि विराज और सिद्धार्थ आपस में घुल मिल पाएंगे या नहीं। लेकिन अब देखो, विराज तो अपनी बेटी को छोड़कर सिद्धार्थ की साइड ले रहा है। सिद्धार्थ के साथ वक्त बिताने के बाद मुझे समझाया कि वो कितना अच्छा है। वो एक समझदार लड़का है। तुम्हारे जाने से पहले मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ हम सब का दिल जीतने का नाटक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों में उसने हम सब के लिए जो किया है उसमें मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। तुम्हें पता है सिद्धार्थ ने, इससे आगे कि विराज कुछ कह पाता, छाया ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। शिवानी, तुम्हारे रहते हुए हम न चैन से आराम कर पाए और ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए, लेकिन सिद्धार्थ को तो देखो, उसने आकर सब कुछ संभाल लिया है। वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। पता है, राधा की खाने में मदद करते करते मैं तो थक ही गई थी। इतने सालों से मैं खाना बना बना कर बोर हो चुकी हूँ। सिद्धार्थ हर छोटी मोटी चीज का ख्याल रखता है। पता है, जब से तुम गई हो तब से मैंने किचन में कदम तक नहीं रखा। तुम्हारे सभी चाची ताई मुझसे जेलस फील करने लगी हैं। इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताने को बाकी है।
छाया बोली, तुम्हें पता है सिद्धार्थ जब भी रात को काम से फ्री होता है तो वो अपना सारा वक्त समीक्षा के साथ बिताता है। जब वो यहाँ पहली बार आया था तो उसे समीक्षा के कपड़े और डायपर बदलना नहीं आता था, लेकिन अब वो सब कुछ बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। समीक्षा भी अब उसके साथ घुलने मिलने लगी है। अब तो वो रात को समीक्षा के साथ ही सोता है। सिद्धार्थ तुम्हारे डैड के साथ बैठकर हमारे बिजनेस के बारे में भी बातें करता है। उसे तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ पता है। जब भी हमें कोई नई बात बताते हैं तो वो हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। सिद्धार्थ कह रहा था कि वो हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और हैंडीक्राफ्ट्स पर एक फिल्म बनाना चाहता है। आजकल इन मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है। पहले सारे काम हाथ से हुआ करते थे। सिद्धार्थ हमारे कल्चर को और अच्छे से जानना चाहता है। छाया की बातें सुनकर शिवानी चुप पड़ गई। वो इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वैसे क्या सिद्धार्थ ने कुछ ही दिनों में उसके पेरेंट्स का ब्रेन वॉश कर दिया था? छाया और विराज तो अभी से अपने होने वाले दामाद के गुणगान करने लगे थे। इसके बाद विराज ने छाया से फोन वापस ले लिया और कहा, छाया बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुमने हमारे कल्चर की जरा भी परवाह की होती तो तुम इस तरह हमारा फैमिली बिजनेस छोड़कर सिंगिंग इंडस्ट्री में नहीं जाती। सिद्धार्थ तुमसे कई गुना मैच्योर है। मुझे तो सिद्धार्थ बहुत पसंद है। मैं हमेशा से एक संस्कारी दामाद चाहता था। सिद्धार्थ में एक अच्छे दामाद की सारी क्वालिटीज। विराज तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी शिवानी उसकी बात काटते हुए बोली, डैड। अचानक विराज ने कहा, अब इसे तुम्हारी किस्मत ही समझ लो कि तुम्हें सिद्धार्थ जैसा अच्छा लड़का मिल गया। अब मुझे समझ आया कि वो इतनी छोटी उम्र में ही इतना फेमस डायरेक्टर कैसे बन गया। उसे चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। वो दूसरे डायरेक्टर्स की तरह बिल्कुल नहीं है। ये सब सुनने के बाद शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। शिवानी, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे सिद्धार्थ को बुरा लगे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम सिद्धार्थ जैसे अच्छे लड़के को हर्ट करो। इसके बाद भी विराज चुप नहीं हुआ। वो आगे बोला, इतना ही नहीं, सिद्धार्थ की कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। वो बहुत टेस्टी खाना बना लेता है। तुम्हारे जाने के बाद सिद्धार्थ के हाथ का बना हुआ खाना खा खा कर शिवाय का तो वेट ही बढ़ गया है। सिद्धार्थ उसे रोज नई नई डिशेस बनाकर खिलाता है। पता है, अब शिवाय सिद्धार्थ को भैया नहीं बल्कि जीजू कहकर बुलाता है। दीदी, जीजू को कहो ना वो हमेशा के लिए हमारे साथ रुक जाएं। अचानक फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं अभी जीजू के हाथ का बना केक खा रहा हूँ, शिवाय चिल्लाते हुए बोला। ये सुनकर शिवानी हैरान रह गई। अपने घर वालों की बातें सुनकर उसका सिर दर्द करने लगा। वो सब लोग बस सिद्धार्थ का ही नाम जपे जा रहे थे। रात को शिवानी ने सिद्धार्थ को फोन किया और कहा, सिद्धार्थ, तुमने तो कुछ ही दिनों में मेरे घर वालों को अपने साइड कर लिया है। कहीं तुमने उन्हें खाने में कुछ मिलाकर तो नहीं खिला दिया? मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। मैं तो सिर्फ एक अच्छा सन इन लॉ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है मैं सारा दिन काम करके कितना थक जाता हूँ। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी है। रोज रोज इतना सारा खाना बनाकर मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। और तो और रात को मुझे समीक्षा का ख्याल भी रखना होता है। अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। शिवानी समझ सकती थी कि सिद्धार्थ इस वक्त कितना थका होगा। रोज रोज इतना सारा खाना बनाना, फिर समीक्षा का ख्याल रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिद्धार्थ, तुम्हें सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी अपनी स्टडीज के साथ साथ नई फिल्म को डायरेक्ट भी करना है। इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। फिक्र मत करो, मैं कल वापस घर जा रहा हूँ, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा। शिवानी, अब तुम तो जानती हो तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे बिना न जाने उन्होंने अपने दिन कैसे निकाले होंगे। वो बस तुम्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं जितना भी वक्त यहाँ पर हूँ उनका अच्छे से ख्याल रख लूँ। वैसे भी पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते। वो तो हमेशा सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं। सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इसके बदले हम उन्हें खुशी तो दे ही सकते हैं। जितना हो सके हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद अब शिवानी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। पहले अपने पेरेंट्स के मुंह से सिद्धार्थ की इतनी सारी तारीफ सुनकर उसे जेलसी फील होने लगी थी, लेकिन अब उसे अपने बिहेवियर पर गुस्सा भी आ रहा था। मेरे पेरेंट्स का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे से मैं अपने मॉम डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हारे मॉम डैड? शिवानी, वो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, अब तुम्हारे मॉम डैड मेरे भी मॉम डैड हैं, सिद्धार्थ ने झट से कहा। ये सुनकर शिवानी शर्मा गई। सिद्धार्थ ने कहा था कि उसने जो कुछ भी किया वो सब उसके पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए किया था। ये सब सोचकर शिवानी कुछ देर के लिए चुप पड़ गई, फिर बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी अब से हम दोनों एक ही हैं। ये कहते हुए शिवानी ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी तक उन दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करने लगे थे। अच्छा शिवानी, मुझे और भी काम है, मैं फोन रखता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन सिद्धार्थ ने अपना सामान पैक किया और सबको अलविदा कहा।
जाने से पहले उसने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी प्यारी सी गुड़िया, तुमसे मिलने जल्द वापस आऊंगा। शिवानी के घर वालों ने यादों के तौर पर सिद्धार्थ को बहुत सी चीजें दी थीं। वापस आते हुए सिद्धार्थ अपने साथ समीक्षा की एक निशानी भी ले आया था। रास्ते में सिद्धार्थ चीजों की लिस्ट बनाने लगा। सबसे पहले और जरूरी चीज, उसे अपने लिए एक नया घर खरीदना था और वहाँ एक बड़ा सा समीक्षा का रूम बनवाना था जिसमें बहुत सारे खिलौने हों। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ शिवानी के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहता, उनके सामने शादी के बाद वो शिवानी को नहीं कर पाएगा, इसलिए शादी होने के बाद वो उसके साथ अलग से वक्त बिताना चाहता था। घर आने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ तनुजा के विला पहुंच गया। सिद्धार्थ जैसे ही कार से उतरा तो उसके हाथ पालमपुर से लाई बहुत सी चीजें थीं। सिद्धार्थ को इतने दिनों बाद वहां देख तनुजा थोड़ी हैरान रह गई। सिद्धार्थ, ये सब क्या है? क्या ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भिजवाया है? सिद्धार्थ जैसे ही विला के अंदर आया तो तनुजा ने उससे पूछा। तनुजा की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ चुप पड़ गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही अच्छी है। वैसे खूबसूरत शॉल और टी बैग देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर किसी हिल एरिया से बिलोंग करती है। वैसे वहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, शायद अब वही तुम्हें अच्छे से कंट्रोल करेगी, तनुजा ने कहा। क्यों, क्या शॉल सिर्फ हिमाचल साइड ही मिलती है? सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा और फिर तनुजा को घूरते हुए बोला। उसकी बातें सुनकर तनुजा लगातार अपनी पलकें झपका रही थी। वैसे सिद्धार्थ सही कह रहा है, तनुजा ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि शॉल तो इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। अब वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड कहाँ से बिलोंग करती होगी। तभी अरमान वहां आया और तनुजा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तनुजा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड कहीं भी रहती हो, हमें इससे क्या? हमें तो सिर्फ गिफ्ट से मतलब है। वैसे मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अब सिद्धार्थ को डर लगने लगा था कि कहीं अरमान तनुजा को सच न बता दे कि उसका छोटा भाई उसकी बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रहा है। अगर तनुजा को ये बात पता चली तो वो बेचारी तो शॉक में ही चली जाएगी। इसके बाद सिद्धार्थ ने अर्पित को गले से लगा लिया। अर्पित को देखकर उसे अपनी बेटी समीक्षा की याद आ रही थी और फिर सिद्धार्थ ने अर्पित को एक प्यारी सी हैट पहना दी जो वो पालमपुर से खरीद कर लाया था। सिद्धार्थ, ये क्या है? इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? इस साल मेरी अच्छी खासी अर्निंग हुई है तो मैंने सोचा अर्पित के लिए भी गिफ्ट ले आऊं, सिद्धार्थ ने कहा। वैसे सिद्धार्थ, मुझे तुम थोड़े बदले हुए लग रहे हो। अपनी गर्लफ्रेंड के घर से वापस आने के बाद तुम पहले से ज्यादा केयरिंग हो गए हो। सिद्धार्थ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर काफी दिनों तक थे, तनुजा ने कहा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद मैं उसके पेरेंट्स के साथ रुक गया, सिद्धार्थ अर्पित को खिलाते हुए बोला। ये सुनकर तनुजा चुप पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद भी उसके पेरेंट्स के साथ रुके हुए थे? तनुजा को सिद्धार्थ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा। वैसे भी आज नहीं तो कल मैं उनका दामाद बन ही जाऊंगा। क्या उनके साथ अकेले में वक्त बिताना गलत बात है? सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद तनुजा उसे अंगूठा दिखाते हुए बोली, वेल डन ब्रदर, तुम तो बिल्कुल अरमान की तरह बातें करने लगे हो। अब तुम्हारी स्किल्स को तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तनुजा, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? अरमान झट से बोला। वैसे अरमान को मानना पड़ेगा, सिद्धार्थ भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी सिद्धार्थ का फोन बजने लगा। उसने जैसे ही फोन उठाया तो वो बड़े प्यार से बोला, हेलो मॉम, मैं घर पहुंच गया हूँ। मैं अपनी बहन के घर आया हूँ। वैसे मुझे डैड और आपको मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहना था। छुट्टियों में दोबारा आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, बाय मॉम। सिद्धार्थ की बातें सुनकर तनुजा का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या ये वही मेरा अकड़ू भाई है? तनुजा मन ही मन बड़बड़ाई। सिद्धार्थ की फोन रखने के बाद तनुजा ने उससे पूछा, सिद्धार्थ, क्या तुम हमारी मॉम से बात कर रहे थे? वो तो इस वक्त अमेरिका में है ना? नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की मॉम है, सिद्धार्थ ने कहा। शुक्र है नीरजा वहाँ ये सब सुनने के लिए मौजूद नहीं है, वरना उसे बहुत बुरा लगता। सिद्धार्थ अब तक अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मिलवाने घर नहीं लाया था और वो अभी से उसके पेरेंट्स को मॉम डैड कहकर बुलाने लगा था। ये लड़का तो अरमान से भी 2 कदम आगे निकला, तनुजा मन ही मन बड़बड़ाई। अचानक हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई और फिर अरमान ने मुंह बनाते हुए कहा, अर्पित, तुमने मेरी गोद में सुसु कर दिया। इस वक्त अर्पित अपनी आंखों में आंसू लिए अरमान की तरफ देख रहा था। तभी अरमान गुस्से से आगे बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है सुसु करने से पहले मुझे बता दिया करो। मुझे पता है ये सब तुम जानबूझकर करते हो। ये सब सुनकर तनुजा हंसते हुए बोली, अरमान, तुम्हें पता है ना, अर्पित अभी छोटा है, जाओ जाकर उसका डायपर चेंज कर दो। तनुजा की बात सुनकर अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सब लोग बस खाना खाने के लिए बैठने ही वाले थे। इससे पहले अर्पित ने डायपर गीला कर दिया था।
अरमान के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप अर्पित को रूम के अंदर ले गया कि तभी कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आई। अर्पित, ये सब क्या है? तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मैंने अभी तुम्हारा डायपर बदला है, तुमने फिर दोबारा इसे गंदा कर दिया। अरमान की बातें सुनकर तनुजा की तो भूख ही मर गई। जैसे ही तनुजा अरमान के पास जाने के लिए उठी तो उससे पहले सिद्धार्थ उठकर अरमान के पास चला गया। फिर वो अरमान से बोला, लाओ अरमान, अर्पित को मुझे दो, ये सब मैं साफ कर देता हूँ। सिद्धार्थ की बात सुनकर अरमान हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिद्धार्थ ने बड़े ध्यान से अर्पित को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद वो बेबी वाइप्स लेकर बड़े ध्यान से अर्पित की बॉडी को साफ करने लगा। दूसरा डायपर पहनाने के बाद सिद्धार्थ ने देखा कि अरमान अब भी उसके पास ही चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर अर्पित की पैंट्स धोकर टांग दो, वरना जल्दी नहीं सूखेगी। आखिर सिद्धार्थ कर क्या रहा है? सिद्धार्थ अरमान को ऑर्डर दे रहा है। अरमान इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपने बेटे के लिए सिद्धार्थ की बात माननी पड़ी। इसके बाद सिद्धार्थ अर्पित के कपड़े बदलने लगा। ये सब देखकर शीना और तनुजा के होश उड़ गए। शीना तनुजा के नजदीक आई और बोली, आखिर सिद्धार्थ को हुआ क्या है? क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर बेबी सिटिंग के लिए गया था? जरा देखो तो इसे। शीना, ये सब कहकर मुझे डराओ मत, तनुजा झट से बोली। कुछ देर बाद अर्पित सिद्धार्थ की गोद से उतरा। वो अपने घुटनों के बल रेंगता हुआ तनुजा के पास आया और बोला, मम्मा मम्मा। अर्पित इस वक्त बहुत खुश लग रहा था। ये देखकर तनुजा चुप पड़ गई। अरमान इस वक्त बिल्कुल खुश नहीं था। वो चुपचाप एक तरफ खड़ा अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद वो सब लोग खाना खाने नीचे आ गए। कुछ देर बाद तनुजा ने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो मेरी गर्लफ्रेंड का एक छोटा भाई भी है। मैं न्यू ईयर पर सारा वक्त उसका ख्याल रख रहा था। सिद्धार्थ खाना खाते हुए बोला। अरमान को सिद्धार्थ की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जानता था कि सिद्धार्थ न्यू ईयर पर शिवानी के घर सारा वक्त अपनी बेटी का ख्याल रख रहा था। अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तनुजा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अरमान, जरा देखो सिद्धार्थ को, वो कुछ ही दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर कितना कुछ सीख कर आया है। उसे ये सब करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और जरा अपनी तरफ देखो, तुम हमेशा अर्पित को डायपर गीला करने के लिए डांटते रहते हो। अर्पित तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हें उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तनुजा, मैंने कब कहा मुझे अर्पित का डायपर चेंज करने से प्रॉब्लम है? अरमान बोला। तनुजा इस वक्त अरमान के साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। डिनर के बाद सिद्धार्थ कुछ देर अर्पित के साथ खेलता रहा, फिर वापस अपने घर चला गया। वैसे मुझे लगता था कि जो भी लड़की मेरे भाई के साथ रहेगी वो बहुत ही लकी होगी, लेकिन जरा देखो सिद्धार्थ को वो कितना बदल चुका है। मुझे पूरा यकीन है सिद्धार्थ फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड और डैड बनेगा। तनुजा ने अरमान से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सिद्धार्थ बिल्कुल मेरी तरह बनेगा। मैं एक आइडियल हस्बैंड और डैड हूँ। पता नहीं अरमान अपनी तारीफ करना कब छोड़ेगा। अच्छा जरा बताना, तुम अच्छे हस्बैंड और डैड कैसे हो? मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरी अच्छी बॉडी है और मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। मैं खुद के साथ साथ तुम्हारा और अपने बेटे का अच्छा से ख्याल रखता हूँ। तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तनुजा ने उसकी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लिया। रात को जैसे ही तनुजा शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अरमान अर्पित को बोलना सिखा रहा है। ये नजारा देख उसके दिल को बहुत खुशी मिल रही थी। अरमान बड़े प्यार से अर्पित को छोटी छोटी चीजें सिखा रहा था। तनुजा भी उसके बगल में आकर बैठ गई और उन दोनों को देखने लगी। अर्पित, हेलो बोलो, अरमान ने कहा। उसकी आवाज सुनकर अर्पित ने कहा, मम्मा। अर्पित, मैं तुम्हें हेलो बोलना सिखा रहा हूँ और तुम मम्मा बोल रहे हो। तभी अर्पित ने दोबारा कहा, मम्मा। अब अरमान से रहा नहीं गया। अर्पित, तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगे है ना? अरमान ने गुस्से से कहा। अरमान को इस तरह स्ट्रगल करता देख तनुजा ने कहा, अरमान, अर्पित अभी बहुत छोटा है, तुम उसे क्या सिखा रहे हो? अरमान को इस तरह नाराज होता देख अर्पित उदास हो गया और फिर वो अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तनुजा की तरफ देखने लगा। वो इस वक्त तनुजा की गोद में जाने की जिद कर रहा था। मम्मा मम्मा, अर्पित रोते हुए बोला। ये लो, इसे तुम ही संभालो। वैसे भी ये मेरी बात कहाँ सुनता है। इसे लगता है मैं हमेशा परेशान करता हूँ इसे। ये हेलो बोलना तो नहीं सीखेगा, लेकिन तुमसे मेरी शिकायत लगाना जरूर सीख जाएगा। अर्पित, मैं सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बड़े होकर तुम मुझे थैंक यू कहोगे, देख लेना। तनुजा ने अर्पित को अपनी गोद में बिठा लिया और अरमान को घूरते हुए देखने लगी। अरमान अभी अर्पित ठीक से बोल भी नहीं पाता है। वो पहले ही नॉर्मल बच्चों से कई गुना बेहतर है। अरमान, तुम्हें पता भी है तुम उसे क्या सिखा रहे हो? रुको, मैं अभी दादाजी को बताती हूँ कि तुम अर्पित को नमस्ते नहीं बल्कि हेलो बोलना सिखा रहे हो। दादाजी को वेस्टर्न कल्चर से नफरत थी। तनुजा की बात सुनकर अरमान ने आगे कुछ नहीं कहा।
कुछ देर चुप रहने के बाद अरमान ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मैं तनुजा सोच रहा हूँ कि जब अर्पित बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे मार्शल आर्ट्स की क्लासेस में भेजा करूंगा और शाम को ये स्विमिंग क्लासेस जाया करेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसे आर्मी में भर्ती करवाएंगे। मैं हमेशा से अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। अगर हमारा बेटा सीनियर जनरल नहीं बन पाया तो लेफ्टिनेंट तो बन ही सकता है। अर्पित इस वक्त अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान की तरफ देख रहा था। अरमान ने भी अभी से उसका फ्यूचर प्लान कर लिया था। तनुजा ने जब अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो अरमान ने आगे कहा, अच्छा ठीक है, अगर अर्पित ये सब नहीं कर सकता तो हम इसे एक आदर्श बेटा तो बना ही सकते हैं। मेरा नहीं तो तुम्हें अपनी मॉम का ख्याल तो रखना ही होगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी मॉम अकेली रह जाएंगी। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही तनुजा का ख्याल रखना होगा। अरमान अर्पित की तरफ देखते हुए बोला। ये सुनते ही तनुजा ने झट से अरमान के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरमान, तुम कुछ भी बोलते हो, जरा सोच समझ कर बोला करो। तभी अरमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तनुजा इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, किसे पता आगे चलकर क्या होगा, इसलिए मैं अभी से सारी चीजों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर वो मेरे जाने के बाद तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे। अरमान ऐसा नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। तनुजा इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अरमान की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अरमान के बिना रहना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तनुजा को इस तरह रिएक्ट करता देख अरमान ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तनुजा मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस करोगी ना? अरमान उसे जानबूझकर छेड़ रहा था। वैसे अरमान तुम मूवीज नहीं देखते क्या? हीरोज कभी मरते नहीं, तनुजा मजाकिया अंदाज में बोली। ये सुनकर अरमान मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता अचानक उसका फोन बजने लगा। तनुजा ने उसे खुद से दूर किया और फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाई, आखिर अक्षत अरमान को इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? क्या फोन पर जिमी है? वैसे भी आजकल जिमी का मूड बहुत खराब रहता है, वो मुझे कभी भी फोन कर लेता है। अब तक अवंतिका और उसके बीच सुलह नहीं हो पाई है, इस वजह से अब वो ज्यादातर रात को क्लब्स में बैठकर ड्रिंक करता रहता है। इतना कहने के बाद अरमान ने जैसे ही फोन उठाया तो देखा उसे जिमी का नहीं बल्कि अक्षत का फोन आया है। अरमान अभी के अभी हॉस्पिटल पहुंचो, दीपिका को गोली लगी है, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अचानक अरमान घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या कहा? दीपिका को गोली लगी है? दीपिका और उसकी टीम एक बहुत ही बड़े किलर को पकड़ रही थी। वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था। हम सब इस बात से अनजान थे कि उसके पास भी एक गन है। दीपिका के पैर में गोली लगी है, उसे अभी अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं अभी अभी रास्ते में हूँ, अक्षत ने कहा। अक्षत भी इस वक्त बहुत परेशान लग रहा था। मैं अभी वहाँ आता हूँ। अरमान ने सोफे से कोट उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी, तनुजा ने अर्पित को शीना को पकड़ाते हुए कहा। वो दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अरमान ने अपने पेरेंट्स को फोन पर सारी बात बता दी। तनुजा अंशुमन को भी इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन अफसोस अंशुमन ने उसका फोन नहीं उठाया। तुम बार बार किसे फोन कर रही हो? अरमान ने पूछा। अंशुमन को, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, तनुजा ने गुस्से से कहा। शायद वो इस वक्त सो रहा होगा। वो अपना फोन साइलेंट पर कैसे रख सकता है? भले ही वो सो रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद कोई भी बॉयफ्रेंड रात को अपना फोन साइलेंट पर नहीं रखता। अगर रात को उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी जरूरत हुई तो वो उसे कैसे कांटेक्ट करेगी? अंशुमन बहुत ही लापरवाह है, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अरमान तुम्हें तो पता है ना कि अंशुमन कैसा है। दीपिका ने बताया था कि पहले उसके पास फोन तक नहीं था, और तो और उसे अनजान लोगों से फोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तनुजा अरमान को समझाते हुए बोली। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम उसके लिए अनजान हैं, इसलिए वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। हम सब शिवानी का शो देखने मुंबई एक साथ गए थे और इस न्यू ईयर पर अंशुमन हमारे साथ घर में था। ये सब कहते हुए अरमान ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मैंने दीपिका को कितनी बार कहा था कि वो कोई नॉर्मल जॉब कर ले, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनती है। उसे तो बड़े बड़े केसेस सॉल्व करने थे। तुम्हें पता है ना आजकल क्रिमिनल्स कितने चालाक हो गए हैं। वो खुद को बचाने के लिए सामने वाले इंसान की जान तक ले सकते हैं। अरमान प्लीज ये सब मत कहो, दीपिका को कुछ नहीं होगा, तनुजा ने अरमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दीपिका कह रही थी कि अंशुमन ने उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट को मॉडिफाई किया था। क्या तुम अब भी अंशुमन के गैजेट्स पर भरोसा करती हो? अरमान को अंशुमन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब तुम उसके रोबोट को ही देख लो, उसकी वजह से हम सब कितने परेशान हो गए थे। लेकिन अरमान, अंशुमन की दी हुई वॉच पर भरोसा किया जा सकता है। इतना कहने के बाद तनुजा सोच में पड़ गई। अरमान अब तनुजा से इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता था। अब वो दोनों चुप पड़ गए। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो अक्षत और सम्राट अपने कलीग्स के साथ दीपिका के वार्ड के बाहर खड़े थे।
दीपिका इस वक्त बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा था। उसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ चुका था और डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन लगा रहे थे। दीपिका कैसी है? अरमान झट से वार्ड के अंदर गया और वहां खड़े एक इंटर्न डॉक्टर का कोट पकड़ते हुए बोला, मेरी बहन ठीक तो है ना? अरमान को इतने गुस्से में देखकर वो इंटर्न थोड़ा घबरा गया। इन्हें पैर और चेस्ट में गोली लगी है। अरमान ये सुनकर 2 कदम पीछे हो गया। अब उसके पैर लड़खड़ाने लगे। शुक्र है इन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी। गोली बहुत पास से लगी है, जिस वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रही हैं, इसलिए इन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। वहां खड़े एक फिजिशियन ने अरमान से कहा, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दीपिका की किस्मत अच्छी है, उसे सीने पर बहुत नजदीक से गोली लगी थी। भले ही हम सब ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी थी, लेकिन अगर उसके बदले हम में से किसी ने ही गोली लगी होती तो हमारी मौके पर ही मौत हो जाती। प्रोफेसर अंशुमन की बनाई जैकेट की वजह से आज दीपिका की जान बच पाई है, अक्षत ने कहा। ये सुनकर अरमान ने गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशंस इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वैसे अंशुमन कहाँ है? वो अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? अक्षत आगे बोला, हमारी अंशुमन से बात नहीं हो पाई, अरमान ने कहा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या तुमने उस किलर को पकड़ लिया? हाँ, हमने उसे पकड़ लिया। मैंने उसके पैर और हाथ पर गोली मारी थी, सम्राट ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। हमने उस किलर को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था। इस बार हम लोग एक मिसिंग लेडी का केस सॉल्व कर रहे थे। हमें जैसे ही कातिल का पता चला तो कातिल चौकन्ना हो गया। जब हमारी टीम उसे पकड़ रही थी तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि उसके पास गन हो सकती है। हमारी टीम उस किलर के घर पहुंच चुकी है। पता चला है कि उसने उस औरत को अपने घर में बंद करके रखा हुआ है। ऐसे क्रिमिनल्स को तो सारी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए, अरमान ने अपने दांत मिसमिसाते हुए कहा। कुछ ही देर बाद दर्शन और सीमा बाकी घर वालों के साथ वहां पहुंच गए। इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल में नहीं रुक सकते थे, इसलिए सब एक एक करके घर वापस जाने लगे। सीमा और अरमान दीपिका का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल में ही रुक गए। करीब सुबह 3 बजे डॉक्टर ने अरमान को अपने पास बुला लिया। सीमा इस वक्त नींद में थी। उसने जैसे ही वार्ड के दरवाजे की तरफ देखा तो उसे वहां किसी आदमी की परछाई नजर आई। अचानक सीमा जाग गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अक्षत था। अक्षत इस वक्त दीपिका के लिए टॉवल, टूथब्रश और टूथपेस्ट लेकर आया था। उसे वहां देखकर सीमा ने पूछा, तुम अब तक घर नहीं गए? मुझे दीपिका की बहुत फिक्र हो रही है, वो अब तक होश में नहीं आई, अक्षत ने कहा। उसकी बातों में दीपिका के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी।